नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के रुझान आ रहे हैं। स्थिति साफ हो गई है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी आती दिख रही है। दूसरे नंबर पर जदयू है। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के कई पार्टियों के तो सुफड़ा साफ होता दिख रहा है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर दिख रही है। जो डिप्टी सीएम के लिए आतुर थे उनकी स्थिति तो कहीं दिख नहीं रही है। तेजस्वी यादव की भी स्थिति बहुत बेहतर ही नहीं है। बहुत बेहतर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खुद हारते नज़र आ रहे हैं। क्या होगा या आने वाले समय में राजनीति की स्थिति और कहाँ जाएगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन इस परिणाम को देख करके जो आकलन है उससे यह लगता है कि चुनावी उपहार जो नीतीश सरकार ने दी उसका परिणाम सामने दिख रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए नवादा जिला के आती गांव के मिथिलेश जी हैं। इनसे बात करते हैं कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर, खास करके यह जो परिणाम आए हैं उस पर ये इनका क्या मंतव्य है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्याम जी। सर, चुनाव का परिणाम आता दिख रहा है। रुझान तो काफ़ी बेहतर है एनडीए की ओर। भाजपा, जदयू, चिराग सबके लिए यूँ कहिए कि लोग दोनों हाथ से उड़ेल करके मतदान किए हैं एनडीए के पक्ष में। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर शुरुआती वक्तव्य में हमें कुछ कहना है तो पहले तो हम इतना ही कहेंगे कि जनता के मत का हम सम्मान करते हैं, सबको करना चाहिए। हाँ, अभी एक विश्लेषण का विषय हो सकता है कि इस चुनाव में या चुनाव के पहले किसने क्या किया, उससे किसके मत प्रभावित हुए, किस तरह के कैंडिडेट सिलेक्शन पे काम हुआ और सरकारी मशीनरी का कैसा उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ। अलग अलग तरीके से लोग इसको कह सकते हैं, वो सब विश्लेषण का विषय है। लेकिन फिलहाल एक विषय साफ है कि एनडीए ने जिस तरह से इस पूरे इलेक्शन को समय से पहले जिस तरह की तैयारी की और चंद वैसे स्कीम्स को लाए जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट दिया। एक होता है कि आप पीछे से उसको छूने की प्रक्रिया अपनाते हैं और एक सीधे सीधे आप पॉकेट में कुछ डाल देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। और कुछ लीडरशिप की भी बात है जिसके ऊपर जनता का ट्रस्ट हो। चूँकि कहने को मान लीजिए हम भी कह दें कि हम आपको 50,000 रुपया दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, लेकिन क्या जनता हम पे ट्रस्ट कर रही है कि नहीं, वो एक फैक्टर है। तो कुल मिला के एक पैकेज है और इस पैकेज को इतना अच्छे तरीके से राजग ने बनाया कि राजद और उसके समर्थित दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल। इसमें सरकार बनना किसी का या उसका एक विषय है, लेकिन मुझे जो अपनी व्यक्तिगत बात आप कहेंगे तो मेरे लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे फलानी पार्टी जीती हो या दूसरी पार्टी जीती हो, लेकिन हमें तो इस बात से मतलब है कि क्या बिहार की जनता जीत रही है कि नहीं। इस पूरे चुनाव परिणाम के आधार पे बिहार की जनता ने क्या पाया, क्या खोया। 70-75 सालों से इन्हीं राजनीतिक दलों का बिहार पे शासन रहा है। कभी ये रहे हैं, कभी वो रहे हैं, कभी इस गठबंधन ने राज किया, कभी उस गठबंधन ने राज किया। इतने लंबे शासनकाल में अगर गुजरात, महाराष्ट्र और भी इस तरीके के और बहुत सारे राज्य हैं जो औद्योगिक, उनका स्तर देख लीजिए आप, शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए वहाँ की जनता का, उद्योग धंधों का स्तर देख लीजिए आप वहाँ का। अगर वही पार्टियाँ वहाँ पे जीत कर ये सब कुछ कर सकती है तो हमारे राज्य में वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आप चुनाव जीत गए, बधाई हो आपको, लेकिन क्या यहाँ की जनता की जीत है या नहीं, ये यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। अगर हम जिस तरीके से 70-75 सालों से सोचते चले आ रहे हैं और लोगों को वोट दे रहे हैं इस आधार पे कि हमें 5,000 रुपया मिल गया या 5 केजी अनाज मिल गया या मेरे जाति का कैंडिडेट मिल गया, अगर इन्हीं
कारकों को ध्यान में रख के हम चुनाव देते रहे तो अगले 70 साल में मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा बदलाव तो आएगा। बदलाव एक प्रक्रिया है, लेकिन उस बदलाव में हम कहाँ हैं, पीछे हैं, आगे हैं, किसके साथ खड़े हो, देखने वाली बात है। ये तो सर आप जो कह रहे हैं ये बात तो सही है। दोनों गठबंधन के बाद एक पार्टी आई जनसुराज, और इसने बिहार की जो मूल आवश्यकताएं थी, जो ज़रूरतें थी, जैसे शिक्षा, रोजगार, उद्योग, इन सबों पर इसने फोकस किया। उनके रैलियों में भीड़ तो आई, लेकिन वह भीड़ जो है इस परिणाम को देख करके यह साबित कर दिया कि यहाँ का पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी और उद्योग का नहीं होना और प्रति व्यक्ति आय की जो व्यवस्था है वो सबसे पिछड़ रहे हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि क्षणिक हमने जो पाया उसका हमने ये आपको उलट दिया, आपको हमने वापस कर दिया। देखिए, आज जो हमारा बिहार का सामाजिक स्तर है ना, और जो शैक्षणिक स्तर है, हालांकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। अक्सर आप सुनते होंगे, मैं तो कई बार सुना हूँ, कई मंचों पे सुना हूँ कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बचपन से परिपक्व रहती है। हमें भी लगता है, कभी सुनने में, हम बिहारी हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, बाहर भी लोग बोलते हैं कि आप लोग का राजनीतिक समझ का जवाब नहीं है। लेकिन मैं जब खुद अपने घर को झांकता हूँ एक बार, तो मुझे थोड़ा सा इसमें विरोधाभास लगता है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व हूँ तो राजनीतिक दलों का फायदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। अगर यही भाजपा गुजरात को एक बड़ा उद्योग वाला विकसित राज्य बना दिया, यही भाजपा महाराष्ट्र को एक बड़ा उद्योग वाला राष्ट्र बना दिया, यही कांग्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को ऊपर उठा लिया, तो यही भाजपा, यही कांग्रेस हमें क्यों नहीं कर रहा, बिहार को क्यों नहीं कर रहा? तो उसका एक सीधा सा जवाब आता है कि हमारी राजनीतिक सोच में कहीं ना कहीं कमजोरी है। हम इनको ये चीज़ वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। उसके कारण हम उनको इस चीज़ पे मजबूर नहीं करते कि भैया हम आपको वोट देंगे ज़रूर, लेकिन इस चीज़ के लिए देंगे, हमारे पे यहाँ उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ शिक्षा के बेहतर कॉलेजेस बनाइए, ज़मीनी स्तर पे बच्चों का स्कूल ठीक हो, माध्यमिक स्तर पे ठीक हो, उच्च स्तरीय एजुकेशन ठीक हो, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए बेंगलोर ना जाएं, हमारे बच्चे मेडिकल के लिए तेलंगाना ना जाएं, हमारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग करें तो नौकरी हमारे यहाँ करें। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि यहाँ के हम जो अच्छे लोग हैं, धनाढ़ लोग भी हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, फिर बाहर नौकरी भी करते हैं। तो कुल मिला के ये हालत हो जाती है कि घर में बूढ़ा माँ बाप रह जाता है और पति और पत्नी बेचारे बाहर नौकरी करते हैं, और उनको बाहर करना पड़ेगा, मजबूरी है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यह आज आपको समझ में आए या ना आए, ये आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो आपके चॉइस, वो आपके हाथ में नहीं होता है। आप इस चीज़ को, पलायन को मत मानिए। आप ये मत मानिए कि आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं, आप ये मत मानिए कि आपके यहाँ उद्योग धंधा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो बदल जाएगा आपके इसके कहने से। नहीं तो जब सर हम लोग पटना में भाजपा के या जदयू के प्रवक्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, पलायन पर जब सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं पलायन कहाँ है, हमारे यहाँ से लोग मजबूरी में नहीं खुशी से जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। और आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सीतामढ़ी की एक परिवार जो मुंबई में काम करने गई थी, और वो पढ़े लिखे भी बेहतर थे, पति पत्नी बच्चे सभी, लेकिन केवल मराठी नहीं जानने के वजह से उनको बेआबरू किया गया। अब यह जो परिणाम आ गए 209 के आसपास या 205 के आसपास, यह तो सर साबित कर दिया कि बिहार में पलायन की बात को आप मत उठाइए, बिहार में अशिक्षा की बात को आप मत उठाइए, हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए और चंद 2 रुपया दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप इस चुनाव परिणाम के आधार पर आपका इस तथ्य से मैं भी सहमति रखता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि पहला पॉइंट तो ये कहा कि आपने शौक से जाते हैं, ऐसा मानना है हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि यहाँ से लोग मजबूरी में नहीं जाते। तो इसको 2 तरह से जनता को देखना पड़ेगा। एक, शौक से कोई लात जूता खाने जाता है क्या? अगर बाहर जाके उसको गालियाँ मिल रही है और फिर भी वहाँ रह रहा है, ये शौक तो नहीं हो सकता।
और ऐसा शौक होता है तो इन्हीं लोगों को मुबारक। मुबारक। दूसरी बात, शौक से ही जा रहा है तो बाहर के लोग शौक, पैसे वाले लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आते शौक से? शौक के लिए तो किसी को भी शौक हो सकता है भाई चलो दूसरे राज्य में जाते हैं, घूम टहल के आते हैं। शौक बाहर जाके रोजगार पेशा करना शौक नहीं होता, वो मजबूरी ही होती है। कौन अपना घर छोड़ के बाहर रोजगार करने जाता है बताइए? कौन अपना घर छोड़ के चाहता है कि बाहर जाके नौकरी करें हम? अगर हमारे घर में ही वो चीज़ मिले तो, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो जाना पड़ता, नहीं मिल रहा है यहाँ पे तब तो जा रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत ही, मैं अतार्किक कुतर्क बोलता हूँ इसको, मैं बिहारी भाषा में थेथरोलॉजी भी बोलते हैं इसको। तो उस तरह की बात है कि कोई यहाँ से जाता नहीं। और दूसरी बात, ये सच है कि आप आम तौर पे जो मास है हमारी ना, बड़ी जनता की संख्या जो है, वो दो तरह के, मैंने भी पिछले दिनों एक चर्चा में कह रहा था कि दो तरह की जनता है बिहार में। एक है इंजन टाइप और दूसरा है बोगी टाइप। तो जो इंजन टाइप की जनता है वो पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग हैं, और उनको मैनिपुलेट किया जाता है पार्टी के द्वारा। चाहे वो जैसे मैनिपुलेट करे, हो सकता है आपको कोई भेंट मिल जाए, हो सकता है आपको कोई सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए, जैसे भी मिले वो आप देखिएगा, डिकोड करिए, वो आप लोग के एनालिसिस का विषय है। उनको अगर हम अपने बाड़े में कर लिए ना, तो इंजन को अगर आप खींच लिए तो जो पीछे बेचारी हमारी मास है, जो बोगी टाइप की जनता है, वो इनके पीछे पीछे चली आती है। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है एजुकेशन जो अब प्रशांत किशोर चलाए। एजुकेट करना बिहार में, मतलब ये मत समझिएगा कि साल भर में आप जनता का पूरा थॉट प्रोसेस को बदल दीजिएगा, वो संभव नहीं है। यहाँ लगातार दस्तक देना पड़ेगा आपको पत्थर जो है ना, पत्थर को ठोक पीट के, काट छांट के एक मूर्ति का स्वरूप तक लाने तक मेहनत करना पड़ेगा आपको। और जिस दिन आप उसको लाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए तो समझिए रामलला ही हो जाएंगे। फिर बिहार की जनता वैसी है। लेकिन फिलहाल अभी लगता है कि प्रशांत किशोर इस पर हथौड़ी छेनी चला रहे हैं। थोड़ा और वक्त लगे, बाकी भी जो लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी झांक के देखें अपने अंदर कि ठीक है, सरकार बनना, जीतना, हारना, ये सब चलता रहेगा, आखिर में जनता जीत रही है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। कि आपके बच्चे आज भी पढ़ने बाहर जाते हैं? कि आपके बच्चे आज भी गांजा दारू में लगे हुए हैं? क्या आज के आपके बच्चों का रोजगार अभी भी अवैध बालू में है क्या? साइबर अपराध में है क्या? ये सब देखिए आप, झांक के अपने आस पड़ोस में ही देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। अब इसमें आप प्रशांत किशोर को जिता के आप इस चीज़ को हटाएं या नीतीश जी को जिता के हटाएं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन ये समस्या हटे, उद्देश्य अंततः यह है बाहर जाने का जो संख्या वो कम हो। आप डाटा उठा के देख लीजिए कितना लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं बेचारे, हायर एजुकेशन लेने के लिए लोग दिल्ली और तेलंगाना, कर्नाटका क्यों जा रहे हैं? और वहाँ जाने के बाद उनकी एक और सुविधा होती है कि यहाँ पढ़े और वहीं से बगल में उनको नौकरी मिल गई। बेंगलोर में पढ़े, बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए का सैलरी पे काम कर रहे हैं लोग। अब वही बच्चा यहाँ पे नवादा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा। 1 मिनट के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बंद तो गया है। अब बताइए कि यहाँ से जितने बच्चे पढ़ेंगे उसको नौकरी कहाँ मिलेगा? प्लेसमेंट के लिए कोई आएगा नहीं यहाँ पे। अपने यहाँ कोई लोकल उद्योग धंधा है नहीं, तो क्या करेंगे ये बेचारे? उद्योग धंधे के लिए तो सर आपके गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में ज़मीन वैसा नहीं है कि जहां हम कल कारखाने लगा सकें। अब देखिए, हिंदुस्तान में कुछ ही राज्य ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि वो कृषि योग्य भूमि वहाँ पे थोड़ा कम है, बाकी तरह का भूमि अधिक। लेकिन मोटा मोटी हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में ऐसी स्थिति है। अब झारखंड को हम छोड़ देते हैं, झारखंड अलग हो गया हमसे, तो झारखंड में था कि भाई ठीक है, खनिज वगैरह का ज़्यादा भंडार था। अब हमारे पास कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कृषि योग्य भूमि को अगर हम बैलेंस तरीके से उद्योग धंधे में लगाते हैं तो फिर क्यों हम उसमें ना करें वो प्रयास? कृषि एक उद्योग है अपने आप में, लेकिन उसी से काम नहीं चल रहा है। 70-75 साल से हम देख पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इससे कुछ भूमि को हटा के आप उद्योग धंधे में लगाएं। और जब उद्योग पैदा होगा आपका कृषि का भी विकास होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज आप ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं, आप कमर्शियल खेती कम करते हैं। तो जैसे ही इंसान का सोच बदलेगा ना दूसरे तरीके से, जब आप उद्योग लगाएंगे, नौकरियां आएगी, अर्थव्यवस्था में, प्रति व्यक्ति आय में, सब चीज़ में बढ़ोतरी होगा, लोगों का सोचने और करने का तरीका बदलता चला जाएगा। और फिर आप देखिएगा कि कैसे एक से एक 11 होता चला जाएगा आपका राज्य। लेकिन फिलहाल जनता को सोचना पड़ेगा,
झांकना पड़ेगा अपने आसपास में कि भैया हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कभी इस पार्टी के राज में, कभी उस पार्टी के राज में, अगर हम जूझते ही चले आ रहे हैं तो ऐसे हम खुश होने का क्या बात है कि फलाना पार्टी जीत गया या ये पार्टी जीत गया। कोशिश करिए जनता जीते, हर चुनाव में जनता जीते। ये तभी होगा जब आप इस तरह के मकड़जाल से बाहर निकलिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, लेकिन वोट सही कारण से दीजिए। उद्योग के लिए दीजिए, शिक्षा के लिए दीजिए, पलायन रोकने के लिए दीजिए, नारी सुरक्षा के लिए दीजिए, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं कि देश के जो टॉप मोस्ट राज्य हैं, हम में क्या कमी है जो हम उसमें नहीं, बताइए। बिहार बोलता है, बोस्ट करते हैं हम सबसे अधिक IAS पैदा करते हैं। अरे सबसे अधिक IAS पैदा करने वाला राज्य कैसे सबसे गरीब हो सकता है भाई? और क्यों हो सकता है? और है तो हमें शर्मिंदगी क्यों महसूस नहीं होती? और शर्मिंदगी महसूस होती तो हम कोई काम क्यों नहीं करते? इतना तो हमारा बौद्धिक स्तर नहीं गिरा हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि कुछ जो बौद्धिक लोग हैं, देखिए हमारे कहते हैं महाजनोयन गता सपंथा, जिस रास्ते पे समृद्ध या संभ्रांत लोग चलते हैं बाकी लोग उसी पे चल देते हैं। तो ये ड्यूटी हम पढ़े लिखे लोगों की है, संभ्रांत लोगों की है कि आप बाकी लोगों को सही रास्ता दिखाइए। अपने चंद रुपयों के लालच में पूरी जनता को गड्ढे में मत ढकेल दीजिए। जब तक ये सोच इन पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में नहीं आएगा और ये बाकी लोगों को सही तरीके से तस्वीर नहीं पेश करेंगे, तब तक मुझे अपना मानना है कि बिहार की स्थिति सुधरने में थोड़ा और वक्त है। अभी आप मिथिलेश जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि चुनाव में परिणाम क्या हुआ वो बहुत मायने नहीं रखता, बिहार की जनता जीती कि हारी ये देखने की बात है। तो बिहार की जनता जीतती है कि हारती है, यह तो जनता को विश्लेषण करना चाहिए कि हमने जो चुनाव परिणाम दिए हैं, दोनों हाथों से जो चुनावी उपहार के बदले नीतीश गठबंधन को उपहार दिया है, उससे जनता कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है। क्या केवल सड़क बना करके, केवल पुल पुलिया बना करके बिहार का विकास संभव है? तब तो ठीक है। या फिर हम खुद अपने मन से, मजबूरी में नहीं, खुशी से जा कर के हम मुंबई में, आंध्रा में, केरला में बेआबरू हो रहे हैं, तो यह भी बेहतर है। तो इसके लिए अब विचार करने की ज़रूरत है, खास करके बुद्धिजीवियों को, कि यह जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे बिहार की जनता जीती है या फिर एक बार हार गई है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।